हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास के लेक्चर नंबर 2 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बायोलॉजी क्लास का लेक्चर नंबर 2, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी को कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं। अर्थात इसमें एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका, मदर सेल, जबकि विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिका, डॉटर सेल कहलाती है। इस प्रोसेस को सेल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ह्यूमन सेल डिवीजन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब प्रश्न उठता है कि कोशिका विभाजन आखिर जरूरी क्यों है? किसी भी जीव के मृत, क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं को बदलने और साथ ही उनके विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि कभी भी जीवों की वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से नहीं, बल्कि कोशिका विभाजन द्वारा और अधिक कोशिकाओं के जनन से होती है। इस कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम रूडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में देखा था, जिन्होंने लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिका पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही बनती है। इसमें जो पुरानी कोशिका होती है उसे मदर सेल और नई बनी कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। अर्थात एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। जब एक नया सेल अपने पेरेंट सेल से डिवाइड होता है तो सबसे पहले वो पोषण लेके खुद को बड़ा करता है और साथ ही अपने जेनेटिक मटेरियल्स को भी डबल करता जाता है और फिर वो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं। ये सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी वीडियो देखते टाइम हमारी बॉडी में करोड़ों की संख्या में सेल डिवीजन हो गए होंगे। यह कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है: माइटोसिस डिवीजन, असूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन एंड मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये जो असूत्री विभाजन है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, ये कायिक कोशिका अर्थात सोमेटिक सेल में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, ये जनन कोशिका अर्थात गैमेट सेल में होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अमाइटोसिस डिवीजन, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स वैसे जीव जो कि अभी सही से विकसित नहीं हुए हैं, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, अमीबा, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ, वायरस एक्सेट्रा। इसमें न्यूक्लियस पहले लंबा हो जाता है, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर अलग अलग हो जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। यह समसूत्री विभाजन सिर्फ यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। जंत कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को सबसे पहले जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने सन 1879 में देखा था और सन 1882 में इन्होंने इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दे दिया। अर्थात वाल्टर फ्लेमिंग ने जंतुओं में माइटोसिस डिवीजन को देखा 1879 में और इसको माइटोसिस नाम जो दिया वो दिया 1882 में। यह माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल अर्थात कायिक कोशिकाओं में होता है। यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करने और उनके घाव बनने का काम करता है। इस प्रक्रिया में एक मदर सेल से सेम अपने जैसे दिखने वाली 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है और इस डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या वही होती है जो कि मदर सेल में होती है। अर्थात एक कोशिका विभाजित होकर एग्जैक्ट अपने ही जैसे दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है। जैसे कि हमारे लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल है वो क्षतिग्रस्त होने पर एग्जैक्ट अपने ही जैसे दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है।
ह्यूमन सेल में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। अर्थात किसी भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में कितने हाथ, कितने पैर, कितने आइज और कितने ईयर्स बनने हैं और किस जगह पर बनने हैं, ये सब इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा डिसाइड होते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में किसी जगह कोई चोट लग गई तो घाव बनने के बाद वो बॉडी पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि पहले था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आसपास के सेल थे वो एग्जैक्ट अपने ही जैसे दिखने वाली नई कोशिका बना लिए और गुणसूत्रों की संख्या समान होने के कारण वह जगह फिर से उसी बॉडी पार्ट्स जैसा हो जाता है जैसे कि पहले था, ना कि उस जगह कोई नया अंग बनेगा। इस माइटोसिस डिवीजन को समझने से पहले हम समझते हैं सेल साइकिल को। यह सेल साइकिल 2 फेजेज में कंप्लीट होता है, इंटरफेज अंतरावस्था एंड माइटोटिक फेज सूत्रीय अवस्था। कोशिका विभाजन सेल साइकिल का ही एक चरण है। सेल साइकिल ऐसे इवेंट को बोलते हैं जो कि एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरी सेल डिवीजन के कंप्लीट होने तक उस सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। अर्थात अगर कोई सेल है तो उसे किसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना, ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन करना और सेल को ग्रो करना पड़ता है, जिससे कि वो सेल आगे 2 सेल में डिवाइड हो जाए और अपने नंबर को बढ़ा सके। यह डिवीजन का काम बार बार हो रहा होता है, जिस कारण इसे सेल साइकिल बोलते हैं। अर्थात एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना लेते हैं और उनके बीच में जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हें सेल साइकिल कहते हैं। अब देखते हैं इंटरफेज। अब सेल साइकिल का वह हिस्सा जिसमें सेल पोषण लेके खुद के साइज को बड़ा करता है और दोबारा से सेल डिवीजन करने के लिए रेडी होता है, उसे इंटरफेज कहते हैं। इस फेज में सेल अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है, इसलिए इसे कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था भी कहते हैं। इंटरफेज इस पूरे सेल साइकिल का लगभग 95% भाग होता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 22 से 23 घंटे का समय लगता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन करने के लिए रेडी होता है, जो कि 3 फेजेज में डिवाइड होता है। G1 गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज एंड G2 गैप 2 फेज, जिसमें G1 एंड G2 ग्रोथ फेज या गैप फेज को कहते हैं, जिसमें कि सेल अपनी जरूरत के प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। और इन दोनों के बीच आता है एस फेज, जिसमें सेल 3 चीजों का सिंथेसिस करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब आता है माइटोटिक फेज सूत्रीय अवस्था। यही वह चरण है जिसमें कि कोशिका वास्तव में विभाजित होती है। इस माइटोटिक की क्रिया 2 फेजेज में कंप्लीट होती है, कार्योकाइनेसिस केंद्रक विभाजन एंड साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन। कार्योकाइनेसिस में सेल का न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य अलग अलग होकर 2 सेल का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। इसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था एंड टेलोफेज अंत्यावस्था। इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज इन 4 स्टेप्स से केंद्रक का विभाजन होगा। अब इन 4 स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज पूर्वावस्था। इस स्टेज में आते आते न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और साथ ही इसमें प्रेजेंट क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। इस प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम्स संघनित अर्थात कंडेंस होने लगते हैं और एक झुंड जैसे दिखाई देते हैं और इनमें केंद्रक झिल्ली भी गायब हो जाती है और साथ ही सेंट्रोसोम्स दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि न्यूक्लियस अर्थात नाभिक की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आता है मेटाफेज मध्यावस्था। इस स्टेप में सारे क्रोमोसोम्स बीच में एक इक्वेटर लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि इन्हें गिनना आसान हो जाता है। जो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हुआ था सेंट्रियोल्स के थ्रू, वो अब और भी ज्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और इस फेज तक आते आते स्पिंडल फाइबर्स का बनना कंप्लीट हो जाता है।
यह स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे आके जुड़ जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब आता है एनाफेज, पश्चावस्था। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपोजिट ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। अब लास्ट आता है टेलोफेज, अंत्यावस्था। यह कोशिका विभाजन की लास्ट अवस्था होती है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इन क्रोमोसोम्स के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसी चीजें इनमें फॉर्म होने लगती हैं। इस तरह से एक कोशिका के अंदर अब दो केंद्रक, टू न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और इस तरह से सेल के अंदर ये कार्योकाइनेसिस अर्थात न्यूक्लियस डिवीजन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब एक कोशिका में दो केंद्रक तो बन गया। अब यहां से अगला स्टेप स्टार्ट होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की प्रक्रिया का, जिसमें कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा अर्थात एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगा, जिसके लिए अगला स्टेप पढ़ेंगे जो कि है साइटोकाइनेसिस। इस स्टेप्स में कोशिका द्रव्य टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस तरह से एक सेल से दो सेल डिवीजन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब अगला स्टेप देखते हैं मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन केवल जनन कोशिकाओं अर्थात मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम में ही होता है। इसे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन की खोज एक जर्मन जीव विज्ञानी ऑस्कर हर्डविग ने सन 1876 में किया था। बाद में सन 1890 में एक जर्मन जीव विज्ञानी ऑगस्ट विसमैन ने इस अर्धसूत्री विभाजन के महत्व का वर्णन प्रजनन और वंशानुक्रम के लिए किया। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो था वो स्ट्रासबर्गर ने सन 1888 में किया था। बाद में सन 1905 में फार्मर तथा मोरे ने इस अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। इस स्टेप में डॉटर सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स मदर सेल में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स का आधा हो जाता है। जो समसूत्री विभाजन था उसमें यह क्रोमोसोम्स मदर सेल और डॉटर सेल में सेम होती है, लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में यह क्रोमोसोम्स आधी हो जाती है। जैसे कि इनमें मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होगा तो जो डॉटर सेल बनेगा इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात 23 हो जाएगी। यही समसूत्री विभाजन में था कि अगर मदर सेल के पास गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अगर मदर सेल के पास गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधे यानी 23 हो जाएगी। इस अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन की क्रिया टू स्टेप M1 एंड M2 में कंप्लीट होती है, जिससे कि 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले स्टेप M1 में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जबकि दूसरे स्टेप M2 में सेम गुणसूत्र आगे जाएंगे, इसलिए इनमें जो विभाजन होगा वो सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं M1 मियोसिस फर्स्ट। इनमें भी माइटोसिस की तरह केंद्रक विभाजन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अब इनमें ये जो मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 है, ये तीनों सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही हैं। और प्रोफेज 1 यह स्टेप इस पूरे विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। यह प्रोफेज 1 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इनमें फर्स्ट नंबर पे आता है लेप्टोटीन। तो जैसे कि आपने देखा कि मेल और फीमेल दोनों में ही 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बट जब उनकी संतानें होती हैं तो उन्हें माता और पिता दोनों के ही 23 गुणसूत्र मिल जाते हैं। तो इस अवस्था में माता और पिता से मिले ये गुणसूत्र पतले धागों के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रोमोनेमा कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है जाइगोटीन। इस अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अर्थात समजातीय गुणसूत्र होते हैं वे जोड़े के समान दिखाई देते हैं।
जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पैकिटीन। इस अवस्था में इन समझाती गुणसूत्रों में जो जोड़े बनाने की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जो दोनों समझातीय गुणसूत्र होते हैं इनके मध्य जीन विनिमय होने लगता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होने लगते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है डिप्लोटीन। इस अवस्था में ये दोनों समझात गुणसूत्र सेपरेट अलग अलग होने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ये क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच्ड रहते हैं, जिस पॉइंट को काइजमा या काइजमेटा कहते हैं। फिफ्थ नंबर है डायकाइनेसिस। अब इस अवस्था में जिस पॉइंट पर ये क्रोमोसोम्स जुड़े थे वो भी सेपरेट हो जाएंगे, अर्थात दोनों क्रोमोसोम्स कंप्लीटली अलग अलग हो जाते हैं और इनमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। अब इसके आगे की प्रक्रिया मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 ये सारे सेम समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के जैसे ही होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें मेल और फीमेल में दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऑटोसोम सोमेटिक सेल एंड ओलोसोम सेक्स सेल। अर्थात मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो भी ऑटोसोम्स ओलोसोम्स में डिवाइड होता है और जो फीमेल का क्रोमोसोम्स होता है वो भी ऑटोसोम्स ओलोसोम्स में डिवाइड होता है, जिनमें से 44 क्रोमोसोम्स तो ऑटोसोम्स ही होते हैं, बाकी के बचे 2 क्रोमोसोम्स ओलोसोम्स होते हैं। ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं ये बॉडी को डिसाइड करते हैं, जबकि बाकी के बचे 2 ओलोसोम उनमें जेंडर को डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल। इनमें से ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं मेल और फीमेल में ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, अर्थात किसी भी मेल या फीमेल में कोई ऑर्गन जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स या किसी भी दूसरे ऑर्गन्स को मेल या फीमेल में लगाया जा सकता है, क्योंकि उनमें सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। बट ये जो ओलोसोम है ये मेल और फीमेल को अलग कर देता है, क्योंकि ये ओलोसोम मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में XY ओलोसोम होता है, जबकि फीमेल में XX ओलोसोम होता है। अब जब इन दोनों का बेबी होगा तो उसमें भी टोटल ऑटोसोम्स 44 होना चाहिए, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स उसे मेल से मिल जाता है और 22 ऑटोसोम्स उसे फीमेल से मिल जाता है, और ऐसे ही एक एक ओलोसोम्स भी मेल और फीमेल से मिल जाता है, जिससे कि उस बेबी में भी 2 ओलोसोम्स आ जाता है। अब मेल के XY ओलोसोम्स और फीमेल के XX ओलोसोम्स में से एक एक ओलोसोम आना है बेबी की जेंडर डिसाइड करने के लिए। अब जब भी फीमेल के XX ओलोसोम्स में से कोई भी एक ओलोसोम्स आएगा तो X ही आएगा, जबकि मेल के XY ओलोसोम्स में से या तो X ओलोसोम्स आ सकता है या तो Y ओलोसोम्स आ सकता है। अब सपोज करो कि मेल का X ओलोसोम्स आ गया, तो मेल का X ओलोसोम और फीमेल का भी X ओलोसोम मिलके XX ओलोसोम्स होगा, तो जो बेबी होगा वो XX ओलोसोम्स का होगा, अर्थात गर्ल्स होगी। लेकिन अगर मेल का Y ओलोसोम आ गया तो मेल का Y ओलोसोम और फीमेल का X ओलोसोम मिलेगा, तो जो बेबी होगा वो XY ओलोसोम का होगा, अर्थात बॉय होगा। अर्थात किसी भी कपल्स को बॉय होगा या गर्ल्स होगी ये सिर्फ मेल के क्रोमोसोम्स पर ही डिपेंड करता है, न कि फीमेल के। यही रीजन है कि अगर किसी फीमेल को कोई बीमारी हो तो ये कम चांसेस रहता है कि वो अगली पीढ़ी में जाएगी। ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर यह क्रोमोसोम्स 46 की जगह लेस देन और मोर देन 46 हो जाए तो एक डिजीज बन जाता है, जिसे सिंड्रोम कहते हैं। इसी सिंड्रोम के कारण ही ह्यूमन बॉडी में अलग अलग विकृतियां देखने को मिलती हैं। इनमें से 4 तरह के सिंड्रोम्स दिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है टर्नर सिंड्रोम, नंबर 2 है पटाउ सिंड्रोम, नंबर 3 है डाउन सिंड्रोम एंड नंबर 4 है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो अब इन सिंड्रोम्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्नर सिंड्रोम।
यह टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में पाई जाती है। इसमें फीमेल को अपने माता पिता में से किसी एक से एक क्रोमोसोम्स कम मिलता है, अर्थात उसके पास एक्स क्रोमोसोम्स की सिर्फ एक प्रति होती है, जबकि सामान्य महिलाओं के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स का अभाव होता है और उसके पास क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह 45 हो जाती है, तो उसे टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इस टर्नर सिंड्रोम की वजह से महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि जनन प्रॉब्लम्स, छोटी कद, चौड़ी छाती एंड हार्मोनल असंतुलन। सेकंड नंबर पे आता है पटाउ सिंड्रोम। यह पटाउ सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि तब होता है जब किसी बच्चे को अपने माता पिता में से किसी एक से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मिल जाता है और उसके पास क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है, तो उसे पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं कटा हुआ लिप्स, सिर और मस्तिष्क की असामान्यता, हाथ और पैरों में विकृतियां और आंखों की समस्याएं एक्सेट्रा। थर्ड नंबर पे आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक सामान्य जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि तब होता है जब बच्चे के पास 46 क्रोमोसोम्स की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाता है। इसमें भी बच्चे को अपने माता या पिता में से किसी एक से एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसके पास क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह 47 हो जाता है, तो उसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं सिर का पिछला भाग सपाट चौड़ा हो जाना, फेस का चौड़ा हो जाना और लिप्स का मोटे हो जाना एक्सेट्रा। नंबर 4 पे आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल में पाया जाता है। इसमें भी बच्चे को अपने माता या पिता में से किसी एक से एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं औसत कद से अधिक लंबा हो जाना, चेहरे और शरीर पर कम बाल होना, टेस्टिस का छोटे हो जाना और टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना एक्सेट्रा। इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की वजह से पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। वैसे तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही कोशिका विभाजन की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जो कि उनके अलग अलग कार्यों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। यह समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं अर्थात सोमेटिक सेल में होता है, जैसे कि मसल्स, स्किन एंड नर्व सेल, जबकि अर्धसूत्री विभाजन यह जनन कोशिकाओं अर्थात जर्म सेल में होता है, जैसे कि मेल के स्पर्म एंड फीमेल के ओवम में। यह माइटोसिस डिवीजन वायरस को छोड़ के बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगाई में होता है। इस समसूत्री विभाजन को कंप्लीट होने में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट होने में ज्यादा समय लगता है। इस माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन में एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं, जबकि मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन से एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।